नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में उथल पुथल हुई पड़ी है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट अब आने वाला है। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट तो आपको सामने दिखते ही हैं जो पूरी दुनिया में है। अब मैं कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसराइल का पूरे वहाँ पर जो वर्ल्ड है उसके आसपास की दुनिया में घमासान उसने कर दिया है। घुस के वहाँ पे मार रहा है सबको। इधर चाइना ने अपनी मसल्स को फ्लैक्स करना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने एक आईसीबीएम उन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद एक मिलिट्री ड्रिल्स होनी शुरू हो गई हैं नॉर्थ में रशिया के साथ तो युद्ध होने वाला नहीं है, किसके साथ होगा उसकी वो बात करेंगे। और भारत के साथ भी कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं तो आप देखिए कि पूरे दुनिया में जियो पॉलिटिकली चीज़ें शिफ्ट होनी शुरू हो गई। और जापान को पहले शुरू करते हैं, जापान से। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जापान के अंदर एक नया लीडर आ गया है और लीडर भी बड़ा दबंग है, शिगेरू इशिबा। ये आदमी कौन है? ये आदमी पहले बैंकर रहा हुआ है, आर्मी का आदमी है। उसने सभी लोगों को हराने के बाद सत्ता के ऊपर यानी कि वहाँ पर प्रधानमंत्री बना है। ये पॉलिटिक्स में बहुत पुराना पॉलिटिशियन भी है और इसलिए ये खतरनाक हो जाता है क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग है, मनी ये बड़ी अच्छी तरह से समझता है। एक और इसकी खासियत है, वो है इसके बोलने का तरीका। ये पॉलिटिशियन कम और बिजनेसमैन ज़्यादा लगता है। ये भी ट्रम्प की तरह आउटस्पोकन है और ये वो आदमी है जो आज तक कभी डरा नहीं, कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट बोलने के लिए। रिसेंटली उसने बोला था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो यूज़ करने की कोशिश करता है दुनिया के ऊपर, वो इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। यानी कि उसने ओपनली बोल दिया, जापान बोल रहा है कि अमेरिका का दबदबा अभी कम होना शुरू हो गया है दुनिया के ऊपर। ये पर्सपेक्टिव बड़ा ही रेयर है, वो भी एक जापानीज पॉलिटिशियन की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से। ये कभी होता ही नहीं है। बड़ी बैलेंस चलते हैं जापानीज, बट ये आदमी डायरेक्टली बोलता है, इसको परवाह नहीं है। यानी कि उसने एक नया युद्ध शुरू कर दिया जापान और यूएसए के अगेंस्ट कि मैं अपनी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यानी कि ग्लोबल जो पावर डायनामिक्स है उसे ये आदमी चेंज करने वाला है। अब सिचुएशन देखिए, उसने तो अमेरिका से पंगा ले लिया, लेकिन साथ में चाइना के साथ भी पंगा इसका शुरू हो गया है जापान का। मैंने पहले बोला है कि लगता ऐसे है कि चाइना ताइवान के ऊपर वॉर करेगा और उसको हथियाने की कोशिश करेगा। लेकिन चाइना ने एक्सरसाइजेज शुरू करी हैं नॉर्थ में जो कि जापान के पास है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाइना की नज़र ताइवान के ऊपर बाद में, पहले जापान के पास जो थोड़े से आइलैंड्स हैं जिसको चाइना अपना मानता है और जापान के साथ लड़ाइयाँ भी करता रहता है, उसके लिए सबसे पहले उसको लेने की कोशिश करेगा। जापान की इकोनॉमी आज की डेट में डाउन है, वनरेबल है। 50% तो उनकी जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। इसीलिए चाइना चाहता है कि एक वीक जापान जब हो तब उसके ऊपर चढ़ाई की जाए और वो आइलैंड्स को हटाया जाए। साथ में चाइना और ताइवान का भी जो झगड़ा है उसके अंदर भी जापान शामिल होने वाला है। वो कैसे? चाइना और यूएसए की जो टेंशन्स हैं आपको मालूम है ये बढ़ती जा रही हैं और इसके रिपल इफेक्ट्स भारत के ऊपर भी आने वाले हैं। चल इसको पूरा डिटेल में समझते हैं कि भारत कैसे इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में। सबसे पहले आते हैं कि ये शिगेरू इशिबा जो प्रधानमंत्री बना है अभी अभी जापान का। ओ भाई, जापान का प्रधानमंत्री बना है और शी जिनपिंग उन्होंने ऑलरेडी अपनी कैलकुलेटिव मूव्स करनी शुरू कर दी हैं। एक्सरसाइज मैंने पहले बताया आपको कि जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स होती हैं उसके अंदर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी मंशा होती है कि मैं इसकी भी हथिया लूँ, उसकी भी हथिया लूँ, नीचे भारत की भी जो ज़मीन है उसको हथिया लूँ। तो वो कैलकुलेट करता है कि कौन सा वीकर पॉइंट है वहाँ पर हमला किया जाए। सबसे पहले आप देखिए कि जो चाइना है वो अभी एक तो वेट कर रहा है कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स यानी कि कमला हैरिस वो जीत जाए। अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन गई, शी जिनपिंग एक सेकंड नहीं लगाएंगे। 6 नवंबर को अगर डिक्लेयर हुआ कि वहाँ पर कमला हैरिस जीत गई है, वो उसी दिन ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके मालूम है कि कमला हैरिस कभी भी एग्रेसिवली चाइना का विरोध नहीं करेगी। वो नहीं चाहेगी कि उसके अपने आर्मी के लोग मरें, वो भी पहले ही दिन जब वो प्रेसिडेंट बनी है। वो सैंक्शन कर सकती है, चाइना को थोड़ी सी आंखें दिखा सकती है, लेकिन मिलिटरीली वो एंगेज नहीं करना चाहेगी चाइना के साथ। लेकिन अगर ट्रंप बन गया, उसको तो अगर पूरी आर्मी अपनी
जो अमेरिका की खाली कर कर चाइना भेजनी पड़ी वो भी कर देगा। शी जिनपिंग इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए उन्होंने रिसेंटली कुछ हरकतें करी। एक, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया भारत के साथ। मैं समझाऊंगा क्यों। ये इसलिए नहीं कि बड़ा प्यार आ गया मोदी जी से, ऐसा नहीं है। 4 साल से बॉर्डर के ऊपर आर्मियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी, भारत की भी चाइना के सामने। लेकिन जो चाइनीज लीडरशिप है उन्हें एक चीज़ तो समझ आ गई कि जब तक मोदी जी हैं तब तक वो जो यहाँ पर भारत में घुसने की कोशिश करेंगे चाइनीज, नहीं कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की गवर्नमेंट नहीं है कि वो तो पहले ही सरेंडर कर देगा कि जो आपने लेके जाना ले जाइए, बस मेरी गवर्नमेंट को चलते रहने देना। तो ये चीज़ नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हो सकती। चाइना वेट करता रहा कि 4 जून को मोदी जी की गवर्नमेंट गिर जाए, राहुल गांधी की गवर्नमेंट बन जाए और पहले ही दिन वो अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में कर लेते। लेकिन जैसे ही 4 जून के रिजल्ट्स आ गए, चाइना को समझ आ गया कि अगले 5 साल कुछ नहीं हो सकता, पीछे हटने में ही उनकी समझ आ रही है। आपको मालूम है, गलवान के अंदर भी जैसे हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये चाइना ने कभी सोचा नहीं था। और इसलिए जो वहाँ पर मैसिव जो एक डिप्लॉयमेंट थी ट्रूप्स की, उसमें चाइनीज रिसोर्सेज डिवाइड भी हो रहे थे, जो उसे जापान को कब्जा करने के लिए या उसके आइलैंड्स को कब्जा करने के लिए और ताइवान को कब्जा करने के लिए उसको ज़रूरत है। तो इसलिए चाइना ने हाथ जोड़ा भारत के साथ, अपने ट्रूप्स को पीछे किया और वहाँ से मूव कर कर वो जापान की साइड और ताइवान की साइड डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसा क्या चक्कर है कि वो ताइवान के पास अपने ट्रूप्स को भेजना चाहता है। अगेन कमला हैरिस, कि अगर कमला हैरिस आ गई, जिस दिन वो डिक्लेयर होगी उसी दिन चाइना अटेम्प्ट करेगा ताइवान को घेरने के लिए। स्ट्रेटेजिकली उसने ऑलरेडी ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है। सारे के सारे रिसोर्सेज उसने भारत के बॉर्डर से, बाकी कंट्रीज के बॉर्डर से इकट्ठे कर लिए हैं और वो ताइवान स्ट्रेट में और दूसरी तरफ जापान जो स्ट्रेट है वहाँ पर भी उसने डिप्लॉयमेंट्स करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि चाइना के जो टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं वो ताइवान भी हैं, जापान में भी हैं, भारत में भी हैं। अब आते हैं अगली जो इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन है चाइना की, जो एक स्ट्रेटजी उन्होंने निकाली है, ये भी बड़ी अजीब है। चाइना ने पिछले 4 सालों से, जब से कोविड हुआ है, एक भी पैकेज बाहर नहीं निकाला। पैकेज मतलब किसी को कोई पैसा नहीं दिया, कोई जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट नहीं किया, जो बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एकदम से 1 महीना पहले, जो मैं पहले प्रेडिक्ट कर रहा था कि नवंबर 6 या 7 को ये पैकेज आएगा, इन्होंने एक पैकेज अनाउंस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जॉब लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर डिफॉल्ट कर रहा है, जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है पार्टी के ऊपर वो कम होता जा रहा है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने भी एक बहुत बड़ा एक पैकेज 1 ट्रिलियन युआन का उन्होंने अनाउंस कर दिया, ताकि थोड़ी सी पब्लिक सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाए, इससे पहले कि हम जापान के साथ लड़ाई करें या ताइवान के साथ लड़ाई करें। चाइना ने पहली बार लोगों की जेब में पैसे डाले हैं, मनी कूपन दिया है। उन्होंने एनकरेज किया है सिटीजन्स को कि भैया आप शॉपिंग करें, पैसे स्पेंड करें, पैसा गवर्नमेंट देगी आपको। चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी ऐसा काम करती ही नहीं है। यानी कि एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंटरनल कंजम्पशंस को बढ़ाने का एक तरीका उन्होंने निकाल दिया। सेकेंडली, जब ये पैसा आएगा, जिनकी कोई डाउन पेमेंट्स रुकी हुई थी, जो पैसे वापस नहीं कर पा रहे बैंकों के, वो भी पैसे बैंक्स के वापस आने शुरू हो जाएंगे, तो इकोनॉमी थोड़ी सी और स्टेबल हो जाएगी। ऊपर से यहाँ पर चाइना में अभी 1 हफ्ते की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, हर साल होती हैं 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। तो जब ये हॉलिडे जो है उससे पहले पैकेज दे दिया कि जो पैकेज पैसे लोगों को मिले होंगे वो छुट्टियों में सारे उड़ा देंगे, तो दोबारा से पैसे गवर्नमेंट के पास ही आने वाले हैं। लेकिन कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बढ़ने वाली है। ये एक शॉर्ट टर्म मेजर गवर्नमेंट ने किया जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान वो बहुत बड़ा है। वो ये है कि मिलिटरीली कुछ ना कुछ किया जाए, या जापान के साथ या ताइवान के साथ। और शी जिनपिंग को एक बात पता है कि इकोनॉमी जैसे अभी रिवाइव कर रही है, इनके पिछले 4-5 दिनों में चाइना की जो स्टॉक मार्केट है वो 25% राइज कर गई है सिर्फ 4-5 दिनों में, जब से ये पैकेज दिया है। जो पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन थी वो कम होनी शुरू हो गई है, और इसलिए जो गवर्नमेंट की अटेंशन है अब लोगों की तरफ देखने की बजाय अब वो जो एक्सटर्नल गोल्स हैं, जैसे ताइवान है, जापान है, उसको पूरा करने में वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन लगा सकते हैं। अब आते हैं ताइवान के ऊपर। जो ताइवान का जो एक मामला है ये बड़ा अनथिंकेबल है सबके लिए, लेकिन
शी जिनपिंग ने जैसे भारत के साथ, रशिया के साथ और अफ्रीका के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, ताकि अगर चाइना अमेरिका की तरफ से अगर सैंक्शंस लगे भी चाइना के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए लेकिन भारत ने और चाइना ने उसको बचा लिया, उसी तरह से अफ्रीका, मिडल ईस्ट, भारत और बाकी की कंट्रीज चाइना को बचाएंगे अगर अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस करने की कोशिश करी। यानी कि बड़ी ही सोची समझी एक चाल है शी जिनपिंग की कि ताइवान को या जापान के एरियाज को कैसे टेक ओवर किया जाए। और किया कब जाएगा? जब यूएस इलेक्शंस में जब अमेरिका पूरा डूबा होगा, एक्शन लेने की पोजीशन नहीं होगी, वो डिस्ट्रैक्टेड होगा, उस वक्त वो अपनी आर्मी को चाइना के ऊपर चढ़ाई करने के लिए या ताइवान को बचाने के लिए नहीं भेज सकता। और वही टाइम है जब चाइना अब कोई बड़ा प्लान करने की सोच रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद जब इंडिया के ऊपर वो अटैक करेगा, लेकिन इंडिया के बॉर्डर से पीछे हटने से मतलब है कि इंडिया आज की डेट में सेफ है। और एक चीज़ तो पता लग गई है चाइना को कि लंबा युद्ध करने का फायदा नहीं है। यूक्रेन रशिया के वॉर में उसने देख लिया ये एंडलेस वॉर्स हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। इसराइल का जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो 36 का आंकड़ा है वो भी लंबी लड़ाई है। यानी कि वहां पे जो चीजें हैं वहां से सीख कर चाइना को ये पता लग गया, ओवरनाइट काम करो, ऑपरेशन करो और सुबह अनाउंस कर दो ताइवान को मैंने टेक ओवर कर लिया। दैट इज व्हाट चाइना इज गोइंग टू डू, और विद जापानीज जो उनके आइलैंड्स हैं। अब आते हैं भारत की पोजीशन क्या है। दोस्तों अभी तो हम भांगड़े डाल रहे हैं, भांगड़े इसलिए कि वो देखो जी हमारे बॉर्डर से चाइना पीछे हट गया। ये बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है चाइना की। लेकिन क्या चाइना ने आपको जिसको बोलते हैं कि फ्रीली दे दिया कि भाई चाहिए आपका अरुणाचल हमने छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। चाइना ने जब एक बार सोच लिया कि उन्होंने ये जगह लेनी है तो लेनी है, वो वेट करेंगे कि मोदी की गवर्नमेंट कब गिरे, और इस गवर्नमेंट के गिरते ही अगर कहीं गलती से राहुल गांधी की गवर्नमेंट आ गई, दोस्तों पहले दिन वो अरुणाचल को हमारे से कब्जा लेगा। वो नॉर्थ ईस्ट को पूरा काट कर, जो हमारा चिकन नेक है वो काट का पूरा नॉर्थ ईस्ट ही लेके जाने वाला है। और राहुल गांधी ने एग्रीमेंट भी कर लिया है कि भैया तुम ले जाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे बाप दादा ने भी सब कुछ लुटा दिया था, मेरे होते हुए भी लुट जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। अब जो हमारा पीसफुल बॉर्डर है नॉर्थ का चाइना के साथ, ये बहुत दिनों के बाद आया है, या आप समझ लीजिए 4-5 सालों के बाद आया है। और अब हम भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को और आगे लेके जाने के लिए। यानी कि एक तरफ तो हमें रिलीफ मिल गया, हमारे जो सोल्जर्स इतने फ्रीजिंग टेरेन में खड़े हुए थे पिछले 4 सालों से वो निकल गए, हमारे जो रिसोर्सेज हैं ड्रेन आउट हो रहे थे वो भी बचेंगे, और हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की अब कोशिश कर सकते हैं। बट क्या हम अपने गार्ड को कम कर सकते हैं? वी हैव टू बी विजिलेंट, क्योंकि ये चाइना है, इसके एम्बिशन सिर्फ ताइवान या जापान के कुछ आइलैंड्स तक नहीं है। दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ थ्रेट टू एवरी कंट्री अराउंड, क्योंकि ये रुक ही नहीं सकते। और ये फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि हर मूव सोची समझी एक चाल होती है चाइना के अंदर। और फ्यूचर में यूएस चाइना के जो रिलेशंस हैं वो अनसर्टन रहने वाले हैं, और जितनी अनसर्टनिटी रहेगी ये अपने कंट्री में चाइना वाले हमेशा ही एक नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को खड़ा करके रखेंगे। भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई मार्केट है, और चाइना वाले जो एक एक बच्चा है वो जानता है कि भारत कल को चाइना को एक कंपटीशन दे सकता है। जब भी चाइना बोलता है कि हम भारत से अपनी ज़मीन वापस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये बोला जाता है चाइना में कि अरुणाचल भारत ने कब्जा करके रखा है, हमने वापस लेनी है। यहाँ बच्चा बच्चा एक तरह से नेशनलिज्म की उसकी प्राइड जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। यानी कि आगे जाकर जापान, चाइना, इंडिया, यूएसए, ताइवान ये सारे क्रूशियल रोल्स प्ले करने वाले हैं अगली जो दुनिया आगे आने वाली है। दूसरी तरफ हमने देखा है इसराइल का। इसराइल ने जो मैं कहता हूं कि जो हरकत करी है लेबनान में जाकर, सीरिया में, ईरान में, छोड़ा ही नहीं। अब तो उसने आज हौतीज की जो हैं पूरे जाकर यमन में भी जाकर ठोक कर आ गया है। वो जितने एनिमीज उसके आसपास हैं, 4 मेजर एनिमीज हैं, किसी को छोड़ा नहीं है। उनके सबके प्रॉक्सीज तक को उसने उड़ा के रख दिया। और अमेरिका में इजरायली वो जो हैं कई लोग वो जाके बोल रहे हैं कि इजराइल में जो नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो गलत है। दोस्तों यही वो हिंदूज भी करते हैं जो बाहर की कंट्रीज में जाकर ये बोलते हैं कि जो मोदी जी कर रहे हैं कॉकरोचों के खिलाफ ये गलत है। वही चीज़ नेतन्याहू के अगेंस्ट
ज्यूज बहुत छोटी कम्युनिटी है जो उसका विरोध कर रही है। मैं बोल रहा हूं ये जो युद्ध है, मैं पहले बोला है, पूरी दुनिया एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चलती जा रही है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बाहर से कम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। और इसमें साथ देते हैं ग्लोबल पावर्स, आपका मीडिया, लिब्रांडो जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद सेकुलर हिंदू जैसे हैं, सेकुलर आज ज्यूज हो गए हैं। ये सारे दुश्मनों के साथ खड़े होकर, क्योंकि वहां पर उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है और वो इंपॉर्टेंस लेने के लिए उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स तब भी बढ़ते हैं जब घर का भेदी लंगा ढाई वाला काम होता है। भारत में भी यही काम हो रहा है। राहुल गांधी को कभी भी मैं इस देश का आदमी मानता ही नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट सेकुलर हिंदूज जो आज भी इस धुरत का साथ दे रहे हैं और ग्लोबल स्टेज में मोदी जी अपने देश को आगे लेके जाने की बात बोलते हैं। और ये धुरत क्या बोलता है? ये मुगलों का आखिरी वंशज ये बोलता है कि भारत की तरक्की को रोका जाए। अगेन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में एक और कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। डीप स्टेट को बोला जा रहा है कि भारत को नीचे कीजिए, भारत के स्टेटस को नीचे कीजिए, यहाँ की कंपनियों को बंद कराइए ताकि मेक इन इंडिया सक्सेस ना हो सके। क्योंकि मेक इन इंडिया सक्सेस हो गया तो इसका प्यारा चाइना, उसका नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि पूरे दुनिया में एक शतरंज बैठ चुकी है लड़ाई की, कॉन्फ्लिक्ट की, और ये अनएक्सपेक्टेडली कुछ बड़ा होने वाला है बहुत जल्दी। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। 2024 में अब कुछ ना कुछ इतना बड़ा होता हुआ दिखाई देंगे, या वो जापान के साथ, ताइवान के साथ, इजराइल बाकी कंट्रीज के साथ, या भारत किसी के साथ। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये सारा के सारा आपको हक्का बक्का कर देगा और जो हिस्ट्री है या फ्यूचर है वो दोबारा से लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट हिस्ट्री के अंदर होने वाला है जो सारी दुनिया को हैरान कर देगा। एंड वी आर वेटिंग एंड वी आर वॉचिंग very closely. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.